ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनिका से बात करके करण गुलेरिया को पता आया कि अनिका को उसकी माँ के बारे में कुछ नहीं पता था। करण गुलेरिया अनिका से बातें करते हुए खो गए थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे 20-25 साल का वक्त रिवाइंड हो गया था और खुद स्वाति उनके सामने खड़ी थी। वही रूप, वही रंग, वही टेम्परामेंट। स्वाति भी बिल्कुल अनिका की जैसी ही सोच रखती थी, किसी की परवाह नहीं करती थी। कोई अगर स्वाति के पीठ पीछे उसकी बुराई करता तो स्वाति यह कहकर टाल देती कि उसकी बुराई से मेरा वजन नहीं घटने वाला और ना ही उसका वजन बढ़ने वाला है। फिर लोगों की बातों को मन पर लेने से क्या फायदा। टैलेंट और खूबसूरत लड़कियों को इतना तो बर्दाश्त करना चाहिए। स्वाति के तेवर कुछ ऐसे थे कि वह बड़ी आसानी से दुश्मन बना लेती थी। ना तो उसको दुश्मनों से डर लगता था और ना ही उसके किसी दोस्त के सहारे की जरूरत थी। बस स्वाति में सिर्फ एक ही ऐब था, वह बहुत जल्दी अपना टेम्पर लूज कर देती थी और जब बोलने पर आती थी तो रुकने का नाम नहीं लेती थी। अगर कोई भी स्वाति की खूबसूरती को लेकर या उसके एटीट्यूड को लेकर किसी भी तरह की कमेंट करता तो स्वाति उनसे ऐसा जवाब देती कि वह लड़का है या लड़की दोबारा कभी स्वाति के आसपास भी नहीं भटकता। स्वाति कॉलेज के दिनों में वैसे तो काफी फेमस थी, मगर उसके दोस्त भी बहुत कम थे। अपनी तेज जबान से वह कई लोगों को हर्ट भी कर चुकी थी। बस अनिका और स्वाति में कोई फर्क था तो बस इतना कि स्वाति को बोलते हुए रोकना मुश्किल था और अनिका से कुछ बुलवाना मुश्किल था। अपने आप में रहने वाली अनिका बड़ी मुश्किल से अपने मुंह के से लफ्ज निकलवाती थी। अनिका के जाने के बाद भी करण गुलेरिया बालकनी में बैठकर अकेले में स्वाति को याद करने लगे। जैसे ही बालकनी से निकलकर अनिका हॉल की ओर जाने लगी, व्योमा ने अनिका का रास्ता रोक लिया। व्योमा ने देखा कि अनिका बिल्कुल रिलैक्स्ड लग रही थी। इसका मतलब साफ था कि करण गुलेरिया ने ऐसी कोई बात नहीं की थी कि अनिका जिससे वह डिस्टर्ब हो जाए। अनिका को सॉरी कहकर व्योमा ने उसे आगे बढ़ने का रास्ता दे दिया। व्योमा समझ चुकी थी कि चाहे उसके पापा करण गुलेरिया ने अनिका को कितनी भी बड़ी रकम ऑफर की हो, मगर मारवा एम्पायर की एसेंट वैल्यू से काफी कम ही होगी। कौन लड़की रोहित मारवा जैसे इंसान को इतनी कम कीमत पर जाने देगी। यह बातें सोच सोचकर व्योमा मन ही मन रोहित को पाने के अपने सपने से हार मानने लगी थी। जब अनिका हॉल में नन्ही सी रिया को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, तब अचानक ही एक लड़की से टकरा गई। वह लड़की योगिता थी। सब कॉन्शियसली अनिका ने ही योगिता को टकराते ही सॉरी कह दिया और फिर आगे बढ़कर अनिका रिया को ढूंढने लगी। कुछ कदम चलते ही योगिता ने अनिका का रास्ता रोक लिया और कहा, यह क्या बात हुई? सॉरी कहा और चल दी। बस सॉरी से काम हो गया तुम्हारा? अनिका को समझ में नहीं आ रहा था कि एक छोटी सी टक्कर के लिए सॉरी से ज्यादा क्या कहना चाहिए। क्या अब योगिता यह एक्सपेक्ट कर रही थी कि अनिका अपनी इस छोटी सी गलती के लिए अपने कान पकड़कर सबके सामने उसे सॉरी कहे? अनिका खामोश खड़ी योगिता की इस बिहेवियर को देखती रही। योगिता ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, अरे एटीट्यूड तो देखो इस लड़की का। एक तो जानबूझकर मुझसे टक्कर मारी और अब मुझे एटीट्यूड दिखा रही है। इससे पहले कि योगिता पार्टी में कोई तमाशा खड़ा करती, व्योमा ने योगिता का हाथ पकड़कर अनिका को देखते हुए कहा, सॉरी आप जाइए। इसके बाद भी व्योमा ने बड़ी धीमी आवाज में योगिता से कहा, देखो तुम जरा इसके साथ थोड़ा तमीज से बात करो, यह रोहित मारवा की गर्लफ्रेंड है। व्योमा की यह बात सुनते ही योगिता ने अपने आप पर से काबू खो दिया। पार्टी में सबके सामने योगिता चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, यह लड़की रोहित मारवा के साथ है, इसका मतलब यह नहीं कि उसकी जो मर्जी में आए करेगी, जिसकी चाहे इंसल्ट करती फिरेगी। है कौन यह आखिर? गांव की जंगली बंजारन ही तो है। ऊपर वाले ने थोड़ी सी शकल क्या दे दी? यह बाकी सबको अपने पैरों की जुत्ती समझती है। अगर असलियत में इसकी औकात क्या है, यह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं बताती हूँ कि यह कौन है। इसकी माँ शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी। न जाने कितने अमीर खानदान के लड़कों को उस वक्त बर्बाद किया था इसकी माँ ने, और इसके भी चाल चलन ठीक उसकी माँ जैसे ही है। शादी से पहले यह भी प्रेग्नेंट हो गई
ना तो इसकी बच्ची के बाप का कोई अता पता है और ना ही इसके खुद के बाप का कोई अता पता। अरे जिसकी कोई फैमिली ही नहीं उसकी औकात कैसी। यह सब कुछ कहते हुए योगिता कांपने लगी थी। गुस्से से उसकी आवाज भी कांपना शुरू हो गई थी। व्योमा ने दोनों हाथों से योगिता को पकड़कर कहा, स्टॉप दिस नॉनसेंस। यह क्या बोल रही हो तुम? अपने दोनों हाथों से व्योमा का हाथ झटकते हुए योगिता ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। यह खुद भी एक नाजायज औलाद है जिसके बाप का कोई पता नहीं किस तरह से क्या जादू चलाकर इसके रोहित मारवा ने अपने बस में कर लिया। व्योमा ने फिर से अपनी आवाज ऊंची करते हुए योगिता से कहा, यह क्या कह रही हो तुम होश में तो हो? व्योमा की आवाज से ऊपर अपनी आवाज चढ़ाती हुई योगिता ने कहा, मैं बिल्कुल होश में हूँ। पूछो इससे, क्या इसके को पता है कि इसका बाप कौन है? योगिता ने यह बात इतनी जोर से कही थी कि बालकनी में बैठे करण गुलेरिया के कानों तक योगिता की यह बात पहुंची। करण गुलेरिया अपनी व्हीलचेयर से मुड़कर हॉल में इकट्ठा हुई भीड़ की ओर देखने लगे। योगिता ने यह बातें इतनी जोर से कही थी कि पार्टी में मौजूद सभी लोगों का ध्यान योगिता की तरफ पड़ चुका था। वह रोहित जो कुछ गेस्ट को रिसीव करने हॉल में बाहर गया था, वह भी दौड़कर अंदर आ गया। योगिता की बातों से अनिका ने गुस्से से अपने हाथों की मुठ्ठियां कस ली थी और कचकचाते हुए दांतों से अनिका ने योगिता से पूछा, क्या कहा तुमने अभी अभी मेरी माँ के बारे में? योगिता गुस्से से पागल हो चुकी थी। योगिता सबके सामने चिल्ला कर कहने लगी, क्या गलत कहा मैंने तुम्हारी माँ के बारे में? सब जानते हैं तुम्हारी माँ की असलियत। पहले मिस्टर करण गुलेरिया को बर्बाद किया, उसके बाद अपने किसी नाजायज आशिक के साथ शहर छोड़कर चली गई। उसके बाद बिना शादी किए प्रेग्नेंट हो गई और निकल पड़ी। और एक शिकार करके मैंने सुना है कि अपने किए हुए कर्मों की सजा इंसान को इसी जन्म में मिलती है। इतने सारे ऊंचे खानदान के लड़कों को फंसाने की सजा चुकाई है तुम्हारी माँ ने, इसीलिए वह इतनी जल्दी मर गई। और तो और बेटी भी अब माँ के ही नक्शे कदम पर चल रही है। वह कहते हैं ना, जैसी नींव वैसी इमारत, हिस्ट्री रिपोर्ट्स इन इटसेल्फ। तुमने भी बिल्कुल उसी उम्र में वही सब कुछ किया जो तुम्हारी माँ ने किया था। उस वक्त अपनी ब्यूटी का गलत फायदा उठाया और बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई। अब शायद तुम्हारी बेटी भी अपनी माँ और नानी के रास्ते पर ही चल पड़े बड़ी होकर। योगिता की बातें अब अनिका के लिए बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। अनिका ने सोच लिया था कि वह योगिता को इस बात का मुंहतोड़ जवाब देगी। अनिका ने योगिता पर अटैक करने की पूरी तैयारी कर ली थी। वहां रोहित की आंखें भी गुस्से से लाल हो गई थी। अनिका के बारे में इतनी गिरी हुई बातें सुनकर रोहित भी आगे बढ़कर योगिता को सबके सामने एक तमाचा मारना चाहता था, मगर इससे पहले कि अनिका या रोहित कोई कदम उठाए, पीयूष रायचंद्र ने आगे बढ़ते हुए योगिता को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की वजह से योगिता सीधे जमीन पर गिर गई। अपना एक हाथ अपने गाल पर रखकर दर्द से तड़प रही योगिता ने अपने पापा पीयूष रायचंद्र की ओर देखा। योगिता ने पीयूष रायचंद्र से कहा, यह क्या किया आपने पापा? उस गिरी हुई लड़की की वजह से आपने मुझे थप्पड़ मार दिया। मीनाक्षी भी दौड़कर अपनी बेटी के पास आ गई। योगिता को संभालते हुए मीनाक्षी ने पीयूष रायचंद्र से कहा, यह क्या कर रहे हैं आप? इस तरह सबके सामने अपनी जवान बेटी पर हाथ उठाते हुए आपको शर्म नहीं आई? पीयूष रायचंद्र ने जवाब देते हुए कहा, शर्म तो मुझे तब आ रही थी जब यह सबके सामने अपना असली रंग दिखा रही थी। कैसी भाषा है इस लड़की की, किस तरह की बातें करती है यह लड़की। इसे इस तरह की बातें करते हुए मेरा सर शर्म से झुक गया था। यह कैसी परवरिश दी है मैंने अपनी औलाद को। गालों पर पड़े चाटे के दर्द की वजह से योगिता बिलख बिलख कर रोने लगी थी। रोती हुई आवाज में योगिता ने अपने पापा से कहा, आपने उस गिरी हुई लड़की की वजह से आज मुझ पर हाथ उठाया है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी पापा। आखिर ऐसा क्या देख लिया है आपने उस लड़की में जो उसके लिए आप मेरे ही दुश्मन हो गए हो, अपनी बेटी के दुश्मन हो गए हो? कहीं आपको भी उससे अपने रूप रंग के जाल में तो नहीं फंसा लिया? अपनी बेटी की इस बात पर पीयूष रायचंद्र को तीर की तरह चुभी थी। पीयूष रायचंद्र ने आज सबके सामने अपनी बेटी पर किसी वजह से हाथ उठाया था, क्योंकि योगिता सचमुच बहुत गिरी हुई बात कर रही थी और पीयूष रायचंद्र ने पहले ही देख लिया था कि रोहित मारवा योगिता को थप्पड़ मारने आगे बढ़ रहा था। और अगर रोहित मारवा ने योगिता पर हाथ उठा दिया होता तो न सिर्फ योगिता बल्कि पूरा रायचंद्र परिवार वापस इज्जत से अपना सर लोगों के सामने नहीं उठा पाता।
और हो सकता था कि रोहित अनिका की इंसल्ट का बदला लेने के लिए योगिता को कोई कड़ी सजा देता। पूरे दिल्ली में किसी की हिम्मत नहीं थी कि रोहित के फैसले के खिलाफ रायचंद परिवार या योगिता की मदद करता। योगिता को ऐसी किसी पनिशमेंट से बचाने के लिए पीयूष रायचंद ने उस पल में योगिता को बचाने के लिए जो सही लगा वह किया। चाहे योगिता ने ऐसी गिरी हरकत की हो, मगर पीयूष रायचंद योगिता का बाप था और एक बाप होने के नाते योगिता को इस मुसीबत से बचाना उसका फर्ज था। मगर योगिता और मीनाक्षी कभी भी यह बात नहीं समझ पाते कि पीयूष रायचंद ने आखिर ऐसा क्यों किया था। अपनी बेटी के आंसू पोंछते हुए मीनाक्षी ने पीयूष से कहा, मैं जानती हूँ कि माँ बेटी के खिलाफ आपको किसने भड़काया है। आपकी वह बहन जिसने पहले मल्होत्रा खानदान में जाकर मल्होत्रा खानदान को बर्बाद कर दिया और अपने ही सगे भाई के खानदान को बर्बाद करने के लिए लगी हुई है। अंजलि मामी का नाम लेकर जब मीनाक्षी ने इस पूरे फसाद की टोकरी अंजलि मामी और मल्होत्रा खानदान पर डाल दी थी, बिना किसी कारण किशन मामा और अंजलि मामी को भी अब लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा था। तभी पीयूष रायचंद ने रोहित मारवा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, रोहित मुझे माफ कर देना। मेरे परिवार की वजह से तुम्हारे लिए आज का यह बेहद स्पेशल दिन और यह बेहद स्पेशल पार्टी खराब हो गई। मैं अभी के अभी इन दोनों को यहाँ से ले जाता हूँ, फिर किसी दिन आऊंगा तुमसे माफी मांगने। रोहित मारवा अच्छी तरह से जानता था कि पीयूष रायचंद एक जेंटलमैन इंसान थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रोहित मारवा अंजलि मामी की बहुत इज्जत करता था और पीयूष रायचंद्र अंजलि मामी का बड़ा भाई था। इस तरह से पीयूष रायचंद्र कहीं न कहीं अनिका से भी जुड़े हुए थे। इस नाते को देखते हुए रोहित ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए पीयूष रायचंद्र से कहा, मिस्टर रायचंद्र, मैं आपसे भले ही उम्र में काफी छोटा हूँ, मगर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ज्यादा लाड़ प्यार बच्चों को बिगाड़ देता है। बच्चों को जितने आपके प्यार की जरूरत है उतनी ही डांट की भी जरूरत है, वरना नतीजा तो आप देख ही सकते हो। जब रोहित मारवा ने यह बात सबके सामने कही तो पीयूष रायचंद्र का सर शर्म से झुक गया। झुके हुए सर से दबी हुई आवाज में पीयूष रायचंद्र ने कहा, आज की बात योगिता आपको कभी नजर नहीं आएगी। मैं उसे हमेशा के लिए दिल्ली से दूर अमेरिका में वेडिंग में भेज रहा हूँ। पीयूष रायचंद्र का यह फैसला सुनते ही मीनाक्षी हैरान रह गई। योगिता अब पहले से ज्यादा जोर जोर से रोने लगी। पीयूष रायचंद परिवार के साथ आए सिक्योरिटी गार्ड से इशारा करके मीनाक्षी और योगिता को वहां से ले जाने को कहा। वह गार्ड्स योगिता को ले जा रहे थे, तब योगिता ने अनिका की ओर देखते हुए कहा, अब तो तुम्हें ठंडक पड़ गई होगी ना मेरी ऐसी हालत देखकर। मगर याद रखना, चाहे मैं कितनी भी दूर चली जाऊं, मैं रायचंद्र परिवार का हिस्सा रहूंगी। तुम्हारी तरह किसी बेनाम परिवार से नहीं हूँ। तुम्हें तो अपने बाप का भी पता नहीं है, फिर परिवार का कहाँ से पता होगा। देखना, बहुत जल्द तुम भी दिल्ली से इसी तरह निकाली जाएगी जिस तरह इस वक्त मुझे निकाला जा रहा है। मगर फर्क सिर्फ इतना होगा कि जब तुम्हें निकाला जा रहा होगा तब तुम्हारा मुंह काला होगा। योगिता और मीनाक्षी को उनके गार्ड हॉल के बाहर ले गए, मगर योगिता की आवाज अभी भी मारवा मेंशन में गूंज रही थी। सभी की जुबान पर अब सिर्फ एक ही बात थी, क्या सचमुच अनिका के खानदान का कोई पता नहीं था? क्या सचमुच अनिका को नहीं पता था कि उसका बायोलॉजिकल फादर कौन है? अभी लोग मन ही मन यह सारी बातें सोच ही रहे थे कि बालकनी की ओर से एक आवाज आई। किसने कहा कि अनिका के परिवार का कोई अता पता नहीं है? जब लोगों ने मुड़कर बालकनी की ओर देखा तो अपने व्हील चेयर पर करण गुलेरिया अपनी पूरी ताकत लगाकर व्हील चेयर को आगे बढ़ाते हुए हॉल के अंदर आ रहे थे। करण गुलेरिया की आवाज सुनकर मीनाक्षी और योगिता, जिन्हें उनके गार्ड बाहर ले जा रहे थे, वह भी दरवाजे पर जाकर रुक गए। दादी माँ को लीला व्हील चेयर पर स्टेज से नीचे ला रही थी। दादी माँ दबी हुई आवाज में लीला से कह रही थी, देखा, मैंने कहा था ना तुमसे, यह लड़की हमारे खानदान के लिए ठीक नहीं है। देखो कितना बड़ा तमाशा बना दिया सबके सामने। वह छोटे खानदान के लोग अक्सर बड़े बड़े लोगों के बीच में अपना असली रंग बाहर निकाल ही देते हैं। अब रोहित ने पहले ही सबको बता दिया है अनिका के बारे में, और अनिका ने सबके सामने अपना ही तमाशा बना दिया है। बेइज्जती आज सिर्फ अनिका की नहीं हुई है, अनिका की वजह से रोहित की हुई है और मारवा खानदान की भी हुई है। जरा देखो उस लड़की व्योमा को, किस तरह ऐसी सिचुएशन में भी अपनी डिग्निटी और अपना क्लास मेंटेन करके सबके अलग खड़ी है।
भले ही वो करण गुलेरिया की गोद ली हुई बेटी है, मगर उसमें वह सारी बातें हैं जो ऊंचे खानदान की लड़कियों और बहुओं में होनी चाहिए। काश रोहित को व्योमा पसंद आती। पता नहीं क्या जादू चला दिया है इस लड़की ने रोहित पर। यह कहने के बाद जब दादी माँ ने करण गुलेरिया की आवाज सुनी तो वह भी हैरान रह गई। लीला दादी माँ को भीड़ के ठीक बगल में ले गई। दादी माँ को करण गुलेरिया की अगली बात का इंतजार था। करण गुलेरिया के शरीर में ताकत थोड़ी कम थी, इसलिए धीरे धीरे अपने व्हील चेयर को आगे बढ़ाते हुए तेज सांसें लेते हुए करण गुलेरिया ने सबसे कहा, किसने कहा कि अनिका के परिवार का कोई अता पता नहीं है? अनिका गुलेरिया परिवार का हिस्सा है। करण गुलेरिया की इस बात ने जैसे पार्टी में एक धमाका कर दिया था। लोग हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखकर आपस में धीमी आवाज में बातें करने लगे। मीनाक्षी और योगिता फटी हुई आंखों से एक दूसरे को देखने लगी। व्योमा को अपने पापा की बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी अभी बिजली का एक तेज झटका लगा था। वहां सिद्धार्थ गुलेरिया समझ नहीं पा रहा था कि आखिर आज करण अंकल को यह क्या हो गया था। सिद्धार्थ अपनी वाइफ नंदिनी की ओर हैरानी से देखकर कहने लगा, मुझे लगता है करण अंकल की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है। उनके दिमाग पर गहरा असर हुआ है। यह किस तरह की बातें कर रहे हैं अंकल? तभी धीरे से आकाश गुलेरिया करण गुलेरिया की व्हील चेयर के पीछे आकर खड़ा हो गया। व्हील चेयर को सपोर्ट देते हुए आकाश गुलेरिया ने सभी से कहा, करण अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मिस अनिका में हमारे ही खानदान का खून है। वह हमारे ही खानदान का हिस्सा है। गुलेरिया परिवार की औलाद है वह। मिस अनिका गुलेरिया मेरी बहन है। वी आर कजन्स। अभी अभी लोगों की आंखों के सामने जो कुछ भी हो रहा था वह उन्हें किसी फेयरी टेल से कम नहीं लग रहा था। एक लड़की जिसे अब तक बेसहारा, कमजोर और लावारिस समझा जा रहा था, अचानक ही पता चला कि वह लड़की तो पूरे रियासत की राजकुमारी निकली। लोग आपस में यह भी बातें करने लगे कि इसका मतलब यह था कि लोग स्वाति के बारे में यूं ही अफवाह उड़ा रहे थे। दरअसल स्वाति के पेट में जो बच्चा था वह करण गुलेरिया का ही था। मगर लोगों को अभी अभी एक बात समझ नहीं आ रही थी कि अगर यह सब कुछ सच था तो 25 साल पहले स्वाति ने करण गुलेरिया को धोखा क्यों दिया था? उसे क्यों छोड़कर चली गई थी? यह बात अभी भी सबकी समझ से बाहर थी। लोग यह भी कह रहे थे कि रोहित मारवा की नजर की भी दाद देनी पड़ेगी। मारवा खानदान ने राजकुमार ने चुना एक सीधी साधी साधारण लड़की को, मगर आखिरकार वह भी गुलेरिया परिवार की राजकुमारी निकली। इसे कहते हैं मैरिज मेड इन हेवन। लोग आज जो कुछ भी विटनेस कर रहे थे उसे पता था कि कल हर सोशल मीडिया पर, हर न्यूज चैनल पर यह बातें ब्रेकिंग न्यूज बनने वाली है। आज जिंदगी में पहली बार पार्टी में मौजूद सभी मेहमानों ने न्यूज को अपनी आंखों के सामने ब्रेक होते हुए देखा था। मगर इन सबके बीच सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई अनिका काफी हैरान थी। आकाश की ओर हैरानी से देखते हुए अनिका ने पूछा, क्या सबूत है आपके पास कि मैं गुलेरिया परिवार के हिस्सा हूँ? आकाश गुलेरिया ने अपने दोनों हाथ जेब में डालते हुए बड़ी ही शांति से कहा, सबूत है हमारे पास, इसलिए सबके सामने दावे के साथ कह सकते हैं इस बात को कि आप मेरी बहन हैं। आकाश गुलेरिया का कॉन्फिडेंस देखकर अनिका कुछ और कंफ्यूज नजर आने लगी। तभी रोहित मारवा ने आगे बढ़कर आकाश और करण गुलेरिया से कहा, मुझे लगता है अनिका के मन में अभी भी काफी सारे सवाल हैं जिनका जवाब वह आपसे जानना चाहती है। हमें ऊपर चलकर रूम में बैठकर बात करनी चाहिए। यहाँ सबके सामने आई थिंक अनिका वांट बी कंफर्टेबल। जैसे ही रोहित ने यह बात कही, आकाश, करण गुलेरिया, रोहित मारवा और अनिका फर्स्ट फ्लोर पर बने कॉन्फ्रेंस केबिन में चले गए। जब कॉन्फ्रेंस केबिन का दरवाजा बंद हुआ तो पार्टी में मौजूद सारे लोग अब बस उन चारों के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस रूम में जाने के बाद आकाश ने अपना फोन टेबल पर रख दिया। आकाश की फोन स्क्रीन पर अनिका की डीएनए रिपोर्ट वाली फाइल आकाश ने पहले से ओपन कर रखी थी। फोन को अपने हाथ में घुमाते हुए एक बार फिर करण गुलेरिया की ओर देखा। करण गुलेरिया इस वक्त काफी अनकंफर्टेबल दिखाई दे रहे थे। जब अनिका ने आकाश की फोन को स्क्रॉल करते हुए अपनी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पढ़ी तो वह चौंक गई। हैरानी से उसके चेहरे से साफ नजर आने लगी। रोहित भी समझ नहीं पा रहा था कि अगर डीएनए रिपोर्ट में वही लिखा था जो एक्सपेक्टेड था तो अनिका आखिर इतनी हैरान क्यों हो रही थी। कुछ देर तक जब अनिका डीएनए रिपोर्ट को ऊपर नीचे स्क्रॉल करती रही
तो रोहित से रहा नहीं गया और रोहित ने अनिका से पूछा, क्या हुआ अनिका, क्या लिखा है टेस्ट रिपोर्ट में? अनिका ने आकाश की ओर देखकर पूछा, क्या यह टेस्ट रिपोर्ट सही है? आकाश ने अपना सर झुकाते हुए कहा, एरर की कोई गुंजाइश नहीं, हमने रीवेरीफाई भी किया है। जब रोहित से अब रहा नहीं गया तो रोहित ने अनिका के हाथ से आकाश का फोन ले लिया और खुद ही टेस्ट रिपोर्ट पढ़ने लगा। रोहित यह देखकर हैरान हो गया कि करण गुलेरिया और अनिका के डीएनए सैंपल तो मैच कर रहे थे, मगर सिर्फ 99.8%। आमतौर पर अगर बाप और बेटी के डीएनए सैंपल मैच किए जाएं तो सैंपल 99.99% मैच करते हैं, मगर यहाँ डीएनए सैंपल की रिपोर्ट यह बता रही थी कि अनिका गुलेरिया खानदान का खून जरूर थी, मगर करण गुलेरिया की बेटी नहीं थी, बल्कि करण गुलेरिया अनिका के बायोलॉजिकल अंकल थे। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के बारे में जानकर अनिका और रोहित दोनों दंग रह गए। टेस्ट रिजल्ट से एक बात साफ हो गई थी कि अनिका करण गुलेरिया के तीनों भाइयों में से किसी एक की बेटी थी। अनिका के लिए अब अपने जन्म का रहस्य और भी ज्यादा गहरा हो गया था। करण गुलेरिया अपनी व्हील चेयर पर बैठकर सर झुकाए गहरी सोच में डूबे हुए थे। 25 साल पहले अचानक ही एक दिन स्वाति ने आकर उनसे कहा था कि अब वह करण से प्यार नहीं करती, वह किसी और से प्यार करती है और करण को अब स्वाति को हमेशा के लिए भूल जाना चाहिए। करण गुलेरिया ने उस वक्त स्वाति की बातों का विश्वास नहीं किया था, मगर आज जब डीएनए टेस्ट रिपोर्ट सबके सामने थी तो करण गुलेरिया के मन में एक बात पूरी तरह साफ हो गई थी कि स्वाति जिस इंसान के प्यार में पड़ी थी वह इंसान और कोई नहीं बल्कि खुद करण गुलेरिया के तीनों भाइयों में से कोई एक था। वहीं एक जो अनिका का बायोलॉजिकल फादर था। अपने ही भाई और अपनी ही प्रेमिका से धोखा खाए हुए करण गुलेरिया बीती बातें सोच सोचकर तेजी से सांसें लेने लगा। उनके शरीर में अब ज्यादा ताकत नहीं बची थी, मगर गुस्से और विश्वासघात के दर्द से उनका चेहरा लाल होने लगा था और शरीर कांपने लगा था। धीरे धीरे करण गुलेरिया की आंखें भी बंद होने लगी। आकाश ने करण गुलेरिया को सहारा देते हुए कहा, अंकल, अंकल क्या हो रहा है आपको? संभालिए अपने आप को अंकल। इससे पहले कि आकाश कुछ और कह पाता, अनिका ने करण गुलेरिया के पास आकर उनकी पल्स चेक की। आकाश करण अंकल की हालत देखकर बहुत घबरा गया था। उसने फोन लगाकर एम्बुलेंस बुलाना चाहा, मगर उसे रोकते हुए अनिका ने कहा, इस वक्त करण अंकल की पल्स बहुत तेज हो चुकी है। लगता है इमोशनल आघात की वजह से वह अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाए और उनका शरीर पहले से कमजोर था, इसलिए उनकी बढ़ती हुई हार्ट बीट को उनका शरीर साथ नहीं दे पा रहा है। इस वक्त उन्हें किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करना सही नहीं होगा। हॉस्पिटल तक पहुंचते हुए पता नहीं क्या हो जाए। अनिका की बात सुनकर आकाश की घबराहट और बढ़ गई। आकाश ने अनिका से पूछा, तो क्या करना चाहिए? क्या हम अंकल को खो देंगे? अनिका ने रोहित की ओर मुड़कर कहा, मैंने दादी माँ के लिए डॉक्टरों की फार्मूला से एंटी डिप्रेसेंट टेबलेट बनाई है, उनके गिफ्ट बॉक्स में ही रखी होगी, उनमें से एक टेबलेट अभी लेकर आओ। अनिका की बात सुनते ही रोहित बिना कोई सवाल किए दौड़कर बाहर निकल गया। रोहित ने नीचे खड़ी लीला से पूछा, दादी माँ के लिए अनिका ने जो गिफ्ट बॉक्स दिया था वह कहाँ है? उसमें रखी दवाइयाँ अभी के अभी चाहिए। लीला और दादी माँ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर रोहित किन दवाइयों के बारे में बात कर रहा था। उनकी हैरानी से देखते हुए रोहित ने कहा, वह डॉक्टर वांगापट्टू वाली एंटी डिप्रेशन टेबलेट चाहिए अभी के अभी। लीला यह सुनकर हैरान हो गई कि जो टेबलेट व्योमा ने खास दादी माँ के लिए मंगवाई थी उसे रोहित करण गुलेरिया के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। मगर लीला कुछ कहे या रिएक्ट करे उससे पहले दादी माँ ने लीला के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, दे दो वह टेबलेट रोहित को। लीला ने व्योमा का गिफ्ट बॉक्स स्टेज से लेकर नौकरों के हाथों रोहित को भिजवा दिया। मगर जैसे ही रोहित के हाथ में वह गिफ्ट बॉक्स आया, रोहित ने रास्ते में व्योमा आकर खड़ी हो गई। व्योमा रोहित से कहने लगी, क्या यह टेबलेट तुम पापा के लिए? क्या हुआ है पापा को, वह ठीक तो है ना? रोहित ने बस हाँ में अपना सर हिला दिया और फिर से कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर चला गया। रोहित के अंदर जाते ही व्योमा भी रोहित के पीछे पीछे कॉन्फ्रेंस हॉल में चली गई। व्योमा ने देखा कि करण गुलेरिया अपने व्हील चेयर पर बेहोश पड़े थे, मगर व्योमा की नजर रोहित के हाथ में अपने गिफ्ट बॉक्स पर जमी हुई थी।
रोहित ने जल्दी से बॉक्स से पिल निकालकर अनिका के हाथ में दे दी। टेबलेट मिलते ही अनिका ने पानी के गिलास में टेबलेट को डाला और उसे पानी में मिलाने लगी। अनिका को ऐसा करते हुए देखकर व्योमा ने अनिका से कहा, यह क्या कर रही हो तुम? इस टेबलेट को ऐसे ही निगलना होता है, तभी इसका असर पूरी तरह से पेशेंट पर होता है। इस तरह से तो उसका असर आधा हो जाएगा। पानी में टेबलेट मिला रही अनिका ने व्योमा को बिना देखे उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, इस वक्त मिस्टर करण गुलेरिया बेहोश हैं। टेबलेट निगलने की पोजीशन में नहीं है, तो हमें उन्हें लिक्विड देना होगा। अनिका की यह बात सुनते ही व्योमा ने आगे आते हुए कहा, मगर इस तरह तो तुम टेबलेट के पावर को वेस्ट कर रही हो। आकाश गुस्से और हैरानी से व्योमा की ओर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ करण अंकल की तबीयत इतनी खराब हो गई थी और व्योमा को अपनी टेबलेट की असर की पड़ी थी। आकाश की आंखों में व्योमा ने गुस्सा देख लिया था। आकाश को समझाते हुए व्योमा ने कहा, नहीं, ऐसा मत समझना कि मुझे मेरी टेबलेट की चिंता है। पापा का ठीक हो जाना इस वक्त हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अगर पूरी टेबलेट दी गई होती तो असर ज़्यादा होता। पानी में टेबलेट पिघला रही अनिका ने जवाब देते हुए कहा, अगर इस टेबलेट का असर आधा भी हो जाता है तो करण गुलेरिया को हम आसानी से होश में ला सकते हैं। वैसे भी उनकी कंडीशन इतनी सीरियस है, आधे असर से भी काम हो जाएगा। जैसे ही व्योमा ने यह बात सुनी, उसके पापा करण गुलेरिया की कंडीशन सीरियस नहीं है। व्योमा को लगने लगा कि अनिका ने जानबूझकर यह सब कुछ किया था ताकि जो टेबलेट व्योमा इतनी भारी कीमत चुकाकर खास रोहित की दादी माँ को इम्प्रेस करने लाई थी, वह वेस्ट हो जाए। जैसे ही टेबलेट पानी में पूरी तरह से घुल गई, अनिका ने पानी का ग्लास उठाया और करण गुलेरिया के चेहरे को सपोर्ट देते हुए धीरे धीरे उन्हें पानी पिलाने लगी। करण गुलेरिया होश में नहीं थे, मगर क्योंकि दवाई पानी में मिलाई गई थी, दवाई का असर करण गुलेरिया के शरीर में जाने लगा था। रोहित ने बड़ी ही सावधानी से करण गुलेरिया का चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़कर रखा था और अनिका धीरे धीरे उन्हें चम्मच से पानी पिला रही थी। कुछ देर बाद लगभग आधा ग्लास पानी करण गुलेरिया पी चुके थे। तभी अपना एक हाथ जोर से टेबल पर मारते हुए व्योमा ने कहा, रोहित, अनिका, यह आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। डॉक्टर वांगापट्टू की इतनी कीमती टेबलेट को आपने पूरी तरह से वेस्ट कर दिया है। वहाँ लीला और दादी माँ रोहित के कॉन्फ्रेंस रूम में जाने के बाद फिर से दादी माँ के कमरे में चले गए। बाकी की गिफ्ट भी नौकरों ने कमरे में रखवा दी थी। दादी माँ और लीला दोनों के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। लीला ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, बड़ी मालकिन, यह रोहित बाबा ने अच्छा नहीं किया। व्योमा ने जो टेबलेट खास आपके लिए मंगवाई थी, उस टेबलेट को इस तरह से करण गुलेरिया को अचानक दे देना अच्छा नहीं है। अब तो यह बात भी सबके सामने खुल चुकी है कि वह लड़की अनिका करण गुलेरिया की ही बेटी है। इसलिए उन्होंने दावे के साथ सबके सामने यह बात कही कि अनिका गुलेरिया खानदान का ही हिस्सा है और सभी जानते हैं अनिका की माँ और करण साहब के रिश्ते के बारे में। इसलिए आज रोहित बाबा ने आपको दी हुई गिफ्ट उन पर खर्च कर दी। यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। दादी माँ भी शीला की इस बात से सहमत थी। अपने दोनों हाथों को मसलती हुई दादी माँ ने लीला से कहा, यह सब कुछ उस लड़की की वजह से हो रहा है। पता नहीं क्या जादू कर दिया है हमारे रोहित पर। ऐसा तो रोहित ने पहले कभी नहीं किया। रोहित जानता है कि मैं भी अभी अभी अस्पताल से लौटी हूँ। इतनी देर कोमा में रही थी, मुझे भी उस टेबलेट की बहुत जरूरत थी। यह सब कुछ जानते हुए भी रोहित ने ऐसा किया, इसकी हैरानी मुझे भी है। मगर मैं जानती हूँ यह सब कुछ रोहित ने उसी लड़की के कहने पर किया है। उसी ने कहा होगा रोहित से ऐसा करने को। दादी माँ की बात में हामी भरती हुई लीला ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बड़ी मालकिन। वह व्योमा बेबी के साथ बराबरी नहीं कर पाई तो उसने सोचा होगा कि व्योमा बेबी की दी हुई गिफ्ट को ही बर्बाद कर दो, ताकि रोहित बाबा की नजरों में व्योमा बेबी कहीं बाजी मार न जाए। दादी माँ ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हील चेयर को रिमोट से आगे बढ़ाते हुए कहा, एक काम करो, अगर उस लड़की ने व्योमा का दिया हुआ तोहफा बर्बाद कर दिया है तो तुम भी उसके तोहफे को उठाकर बाहर फेंकवा दो। दादी माँ की ये बात सुनते ही लीला ने अनिका का गिफ्ट बॉक्स उठाया और उसे फेंकने के लिए कमरे से बाहर निकलने लगी। तभी दादी माँ ने लीला को रोकते हुए कहा, रुक जाओ लीला, जरा एक बार देख तो लेते हैं, आखिर उस लड़की ने अपनी औकात के हिसाब से क्या देने की कोशिश की थी हमें। लीला को दादी माँ की यह बात भी सही लगी।
इसलिए अनिका का गिफ्ट बॉक्स खोलते ही लीला ने दादी माँ के सामने रखा। गिफ्ट बॉक्स के अंदर लगभग 40 से 50 टेबलेट रखी हुई थी, जिसमें से सीधी सीधी सी खुशबू आ रही थी। दादी माँ ने जब खुशबू को महसूस किया तो अचानक ही उनके चेहरे पर रौनक आ गई। दादी माँ ने बॉक्स में से टेबलेट अपने हाथ में पकड़कर अपने नाक के पास लाकर सूंघी। टेबलेट की खुशबू नाक पर पड़ते ही दादी माँ को एक जादुई एहसास होने लगा था। उनका मन कर रहा था कि अभी इस टेबलेट को वह अपने गले से नीचे उतार ले, ताकि जो ताजगी उन्हें टेबलेट को सूंघकर मिल रही थी वही ताजगी उनके पूरे शरीर में दौड़ने लगे। यूं कहा जा सकता था कि दादी माँ उस टेबलेट को रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी। मगर तभी उन्हें एक ख्याल आया। दादी माँ का चेहरा फिर से सख्त होने लगा और उन्होंने उस टेबलेट को फिर से बॉक्स के अंदर रख दिया। गिफ्ट बॉक्स के ढक्कन को बंद करते हुए दादी माँ ने लीला से कहा, चाहे नकली चीज पर कितना भी परफ्यूम छिड़क दो, असली चीज के गुण नहीं आ जाते उनमें। मैं जानती हूँ यह टैबलेट मल्होत्रा फार्मेसी की कोई सस्ती आयुर्वेदिक टैबलेट होगी। जब दादी माँ ये सब कुछ कह रही थी तब लीला ने फिर से गिफ्ट बॉक्स का ढक्कन खोल दिया और वह हैरानी से बॉक्स में रखी टैबलेट को देख रही थी। कुछ देर बाद अटकती हुई आवाज में लीला ने दादी माँ से कहा, बड़ी मालकिन, दरअसल यह तो वही टैबलेट है जो व्योमा ने तोहफे में दी थी। मैंने पहले ही व्योमा को दी हुई गिफ्ट बॉक्स को खोलकर उस टैबलेट को देख लिया था। रोहित बाबा को देने से पहले मैं भी एक बार देखना चाहती थी कि जिस दवाई की लोग इतनी तारीफ कर रहे थे वह दवाई देखने में कैसी थी। मगर वही महक, वही टैबलेट है। या व्योमा ने आपको एक टैबलेट दी थी तोहफे में, वैसी 50 टैबलेट अनिका ने दी है तोहफे में। लीला को दवाइयों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, मगर वह इतना तो अच्छी तरह जानती थी कि अभी अभी कुछ देर पहले उसने जिस टैबलेट को देखा था वह टैबलेट और अनिका के गिफ्ट बॉक्स में मिली टैबलेट में कोई अंतर नहीं था। दोनों की खुशबू, दोनों का आकार, कलर, सब कुछ बिल्कुल हूबहू था। लीला की बात सुनकर दादी माँ हैरान रह गई। दादी माँ ने गिफ्ट बॉक्स अपने हाथ में लेकर उन टैबलेट को फिर से देखा। पहले भी जब दादी माँ ने टैबलेट को महसूस किया था उन्हें उन टैबलेट में कोई अलग बात नजर नहीं आ रही थी, मगर उस वक्त दादी माँ को ऐसा लगा था कि जरूर यह टैबलेट मल्होत्रा फार्मेसी में बनी कोई आम टैबलेट होगी, जिसमें थोड़ी और खुशबू मिलाकर दादी माँ को इम्प्रेस करने के इरादे से अनिका ने गिफ्ट के तौर पर दे दी थी। मगर अब धीरे धीरे दादी माँ को भी इस बात का एहसास होने लगा था कि जरूर यह टैबलेट कोई स्पेशल टैबलेट थी, और अगर व्योमा ने एक टैबलेट दी थी जिसकी वजह से पार्टी में सभी लोगों के मुंह पर व्योमा के लिए वाहवाही आ गई थी, तो अनिका ने वैसी 50 टैबलेट दादी माँ को गिफ्ट में दी थी। आखिर यह कैसे हो सकता है? दादी माँ यह बात अच्छी तरह जानती थी कि इस तरह की यूनिक टैबलेट को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है, और ऐसी 50 टैबलेट खरीदने की मल्होत्रा खानदान की हैसियत नहीं थी। यह बात दादी माँ अच्छी तरह जानती थी। दादी माँ को भी दवाइयों के बारे में काफी नॉलेज था। रोहित के दादाजी के साथ लाइफ केयर हॉस्पिटल की फाउंडेशन के वक्त दादी माँ भी काफी एक्टिव पार्टिसिपेशन करती थी बिजनेस में, इसलिए दादी माँ यह बात भी अच्छी तरह जानती थी कि डॉक्टर वांगापट्टू ने बहुत ही यूनिक फार्मूले से यह टैबलेट बनाई थी, जिसकी कीमत उस वक्त भी बाजार में बहुत ज्यादा थी। और इन टैबलेट के बाजार में आते ही दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन और देशों के सुल्तानों ने उन टैबलेट्स को भारी कीमत देकर खरीदा था। हैरान दादी माँ ने लीला से कहा, देखो लीला, एक बात तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मल्होत्रा फार्मेसी के पास यह टैबलेट बनाने का ना तो फार्मूला है और ना ही उनकी कैपेसिटी है। फिर इतनी सारी टैबलेट खरीदने के पैसे मल्होत्रा खानदान ने किस तरह चुकाए होंगे? दादी माँ की इस सवाल पर कुछ देर सोचने के बाद लीला ने जवाब देते हुए कहा, बड़ी मालकिन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रोहित बाबा ने ही आपको के लिए यह टैबलेट किसी तरह अरेंज करवाई हो और फिर इन टैबलेट्स को अनिका को दे दिया हो ताकि वह आपको गिफ्ट में देकर आपको इम्प्रेस कर सके? लीला की यह बात पूरी तरह से दादी माँ को हजम हो रही थी। दादी माँ ने अपना हाथ उठाती हुई लीला से इशारा करते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो, बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। देखो, मैं अभी अभी सोच रही थी कि मेरे रोहित को क्या हो गया है। मेरे लिए जो एक टैबलेट व्योमा ने इतनी मुश्किल से बनवाई थी, वही टैबलेट रोहित ने कितनी आसानी से मेरे पास से ले ली। मगर अब मुझे अपनी ही सोच पर पछतावा हो रहा है। रोहित यह बात अच्छी तरह से जानता होगा कि हमारे पास और 50 टैबलेट पहले से मौजूद हैं,
इसलिए एक टेबलेट खर्च होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ऐसा ही हुआ होगा। लीला ने दादी माँ की बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अब तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जरूर इस लड़की ने रोहित बाबा पर कोई जादू चला दिया है। रोहित बाबा उसे मारवा परिवार का हिस्सा बनाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। दादी माँ का चेहरा यह सुनने के बाद सख्त हो गया। दादी माँ ने धीमी आवाज में लीला से कहा, ठीक है, अगर रोहित की खुशी इसी में है तो यही सही, मगर उस लड़की ने इस घर में किसी भी तरह की कोई बदमाशी करने की कोशिश की या मारवा खानदान के वारिस आर्यन के साथ किसी भी तरह का खेल खेलने की कोशिश की तो मैं भी उससे छोड़ूंगी नहीं। वह जानती नहीं है कि मारवा खानदान की इस बूढ़ी दादी में अभी भी कितनी जान बाकी है। इधर धीरे धीरे करण गुलेरिया को होश आने लगा। जब धीरे से उन्होंने अपनी आंखें खोली तब उन्होंने देखा कि वह एम्बुलेंस में थे और उनकी ठीक बगल में आकाश गुलेरिया बैठा था। आकाश नहीं चाहता था कि जब करण गुलेरिया होश में आए तब वह उसी माहौल में रहे। अगर वह फिर से अनिका को देखते तो शायद उन्हें वापस इमोशनल अटैक का सामना करना पड़ता और इस बार शायद उनका शरीर उनका साथ ना देता। आकाश ने ही सोचा कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाना ही बेहतर होगा ताकि डॉक्टरों की देखरेख में उनकी बॉडी फंक्शंस की अच्छी तरह मॉनिटरिंग हो सके और किसी तरह वह हॉस्पिटल के माहौल में अनिका और स्वाति से जुड़ी बातों से कुछ देर के लिए दूर हो जाए। मगर आकाश भी अच्छी तरह जानता था कि जिस तरह का शौक करण गुलेरिया को लगा था उससे बाहर निकलना इतना आसान भी नहीं था। वहां जब करण गुलेरिया और आकाश के जाने के बाद अनिका और रोहित कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकले तो अनिका की तरफ देखने का लोगों का नजरिया पूरी तरह से बदल चुका था। अनिका अब कोई मामूली लड़की नहीं रही थी, वह करण गुलेरिया की बेटी थी। लोगों की नजरों में अंदर जो कुछ भी हुआ था, जो भी बातें हुई थी, वह लोगों को नहीं पता थी। लोग बस इतना जानते थे कि अनिका की मां का करण गुलेरिया के साथ रिश्ता था। स्वाति के प्यार में करण गुलेरिया ने उम्र भर शादी नहीं की और अभी अभी करण गुलेरिया ने सबके सामने यह कबूल किया था कि अनिका गुलेरिया खानदान की बेटी है। किसी ने यह नहीं सोचा था कि दरअसल अनिका गुलेरिया खानदान की बेटी तो थी मगर वह करण गुलेरिया की बेटी नहीं बल्कि भतीजी थी। अनिका अभी भी अपनी हैरानी से बाहर नहीं आई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी माँ स्वाति ऐसा कुछ क्यों करेगी। जितना भी अनिका ने आज तक अपनी माँ स्वाति के बारे में सुना और जाना था वह काफी स्ट्रॉन्ग हेडेड औरत थी, जो सोच लेती थी वह कर दिखाती थी। मल्होत्रा हाउस में आने के बाद पिछले कई दिनों से अनिका अपनी माँ स्वाति के कमरे में ही रहती थी, जो अंजलि मामी ने आज तक वैसा का वैसा रखा था जैसा स्वाति सालों पहले छोड़ गई थी। स्वाति जिस तरह की किताबें पढ़ती थी उससे पता चलता था कि उसकी पर्सनालिटी कैसी थी। इतनी पढ़ी लिखी समझदार तेज दिमाग की लड़की अपने ही बॉयफ्रेंड के भाई के प्यार में कैसे पड़ सकती थी, और अगर ऐसा हुआ भी था तो जिस तरह की लड़की स्वाति थी वह करण गुलेरिया से ब्रेकअप करने के बाद अपने नए प्यार के साथ रहती। अनिका समझ नहीं पा रही थी प्रेगनेंसी के बाद आखिर स्वाति को दिल्ली छोड़कर चले जाने की क्या जरूरत थी। अनिका यह भी नहीं समझ पा रही थी कि करण गुलेरिया जैसे इंसान का प्यार पाने के बाद आखिर स्वाति किसी और के प्यार में कैसे करने लगी थी। एक साथ हजारों सवाल अनिका के दिमाग में घूमने लगे थे, मगर हर सवाल में कहीं न कहीं स्वाति का कैरेक्टर नीचे गिरता हुआ अनिका को नजर आ रहा था। अनिका ने अपनी माँ के साथ गुजरा हुआ वक्त तो उसे याद नहीं था, मगर अपनी माँ की जितनी भी यादें अनिका से जुड़ी थी उससे अनिका एक बात तो अच्छी तरह से जानती थी कि स्वाति उस तरह की औरत नहीं थी जो किसी के साथ इतना बड़ा विश्वासघात करे। धीरे धीरे खाना खाकर मेहमान अपने अपने घर चले जाने लगे। पार्टी खत्म होने के बाद अनिका ने रिया को अंजलि मामी और किशन मामा के साथ घर भेज दिया और खुद रोहित के साथ लाइफ केयर हॉस्पिटल जाने लगी। अनिका और रोहित करण गुलेरिया की खबर पूछने जा रहे थे। रास्ते में अनिका बिल्कुल खामोश खड़ी रही, बिना रोहित से कुछ बात किए, बिना पलके झपकाए, बस खामोशी से कार की विंडो से बाहर देख रही थी। धीरे धीरे अनिका का चेहरा सख्त पड़ने लगा था। रोहित जानता था कि अनिका इस वक्त किस तरह के इमोशनल टर्बुलेंस से गुजर रही थी। इस वक्त अनिका के दिमाग में न जाने कितने सवाल घूम रहे होंगे, इसलिए अनिका को बिना डिस्टर्ब किए रोहित भी चुपचाप अनिका के बगल में बैठा रहा। जैसे ही लाइफ केयर हॉस्पिटल की लिफ्ट टॉप
फ्लोर पर बने स्पेशल वार्ड में जाकर रुकी, अनिका की धड़कनें फिर से तेज होने लगी थी। रोहित, अनिका, आकाश और करण गुलेरिया के बीच कॉन्फ्रेंस रूम में जो बातें चल रही थी वह अचानक ही करण गुलेरिया की तबीयत खराब होने की वजह से रुक गई थी। उन बातों को क्लियर करना बहुत जरूरी था। आखिर एक सबसे बड़े सवाल का जवाब अभी भी अनिका को मिलना बाकी था। अगर करण गुलेरिया अनिका के बायोलॉजिकल फादर नहीं थे तो कौन था अनिका का बायोलॉजिकल फादर? करण गुलेरिया के तीनों भाइयों में से कौन था अनिका का असली बाप? करण गुलेरिया की वार्ड में पहुंचते ही जैसे ही अनिका और रोहित आकाश को नजर आए, आकाश उनके पास जाकर कहने लगा, देखिए, इस वक्त अंकल काफी बड़े सदमे से गुजर रहे हैं। आई थिंक ही नीड्स टू रेड। मैं जानता हूँ आप लोगों के मन में कई सवाल घूम रहे होंगे, मगर आपको जो भी सवाल पूछने हैं मुझसे पूछिए। मेरे पास जितने भी जवाब हैं वह बिना छुपाए आपसे सच सच कह दूंगा। अनिका और रोहित भी नहीं चाहते थे कि वह ऐसी हालत में करण गुलेरिया को और तकलीफ पहुंचाए, मगर अनिका के लिए उनके मन में उठे सवालों का जवाब मिलना भी उतना ही जरूरी था। अनिका ने देखा कि कमजोरी की वजह से करण गुलेरिया अपने बेड पर सो गए थे। उनकी तेज सांसों की आवाज से यह पता चल रहा था कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अनिका ने आकाश की ओर देखकर पूछा, तुमने मेरा डीएनए टेस्ट कैसे करवाया? आई मीन, तुम्हारे पास मेरे सैंपल कैसे आए? आकाश ने बिना कुछ छुपाए अनिका से कह दिया, कुछ दिन पहले जब टीवी पर तुम्हारी लाइव न्यूज देखी तो करण अंकल ने मुझसे कहा कि तुम्हारे बारे में और जानकारी इकट्ठा करो। उन्होंने यह भी कहा था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्शन भी देता रहूं। उस वक्त जब कॉलेज में तुम पर अटैक हुआ था और एक आदमी ने तुम्हारे बाल खींचकर भागने की कोशिश की थी, तब उसका पीछा करके मेरे आदमी ने उसके पास से तुम्हारे हेयर सैंपल अपने कब्जे में ले लिए थे। अब हम यह तो नहीं पता लगा पाए कि वह तुम्हारा हमला तुम पर किसने करवाया था, मगर तुम्हारे बालों के सैंपल हमारे पास आ गए, जिससे हमें यह डीएनए टेस्ट करवाएं और रिजल्ट तुम्हारे सामने है। कुछ देर सोचने के बाद अनिका ने आकाश से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है, हो सकता है कि जिस अटैकर का तुम पीछा कर रहे थे उसके बालों के सैंपल को रास्ते में बदल दिया हो? अनिका का यह सवाल सुनते ही रोहित और आकाश दोनों चौंक गए। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, ऐसा भी हो सकता है कि जिस किसी ने मुझ पर अटैक करवाया था वह पहले से जानता था कि तुम लोग उसका पीछा करने वाले हो और तुम्हारा मकसद क्या था, इसलिए शायद जानबूझकर उन्होंने मेरे हेयर सैंपल को किसी और हेयर सैंपल के साथ बदल दिया हो ताकि वह लोग हमें गुमराह कर सके। आकाश और रोहित अनिका की यह दलील सुनकर हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। आकाश ने भी कभी इस एंगल से इस पूरी घटना को देखा नहीं था, मगर आकाश यह भी सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्यों करेगा और ऐसा करने के पीछे किसी का क्या मकसद हो सकता था। अभी आकाश यह सारी बातें अनिका को कहने ही वाला था कि अनिका ने आकाश के बोलने से पहले कह दिया, मुझे लगता है हमें और एक डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए जिससे हम इस राज से पर्दा हटा सके। जब अनिका ने यह बात कही तभी अचानक ही अंधेरे से किसी की आवाज आई, यह सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, डीएनए टेस्ट बिल्कुल सही है। अंधेरे से आ रही आवाज सुनकर अनिका को एक झटका लगा था। जब अनिका ने मुड़कर आवाज की डायरेक्शन से आ रही थी वहां देखा तो धीरे धीरे अंधेरे से बाहर एक 35-30 साल का आदमी बाहर आया, जिसने अपने दोनों हाथ अपनी जैकेट में डाल रखे थे। सर पर एक बेसबॉल कैप पहन रखी थी, एक कान में ईयररिंग पहनी थी और उसकी आवाज काफी गहरी और रफ थी। इस इंसान को यहाँ पर देखकर अनिका और रोहित हैरानी से आकाश की ओर देखने लगे। आकाश ने हाथ के इशारे से दोनों को रिलैक्स करते हुए कहा, यह मयूर गुलेरिया है। वैसे तो खानदान की सिक्योरिटी का जिम्मा इसी के कंधे पर है, मगर यह हमारा सेकंड कजन भी है। मेरा मतलब है मेरा और अनिका का सेकंड कजन मयूर के पापा और करण अंकल दोनों कजन हैं। बेशक मयूर हमारे साथ हमारे घर में नहीं रहता, मगर मेरे लिए मयूर बिल्कुल भाई जैसा ही है। आकाश की बात पूरी होते ही मयूर ने अपनी जैकेट की जेब से अपना हाथ निकालकर अपनी रफ आवाज में अनिका से कहा, और यह जो बिस्तर पर लेटे हैं मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। इन्हें अगर कोई तकलीफ पहुँचाएगा तो मैं इन्हें बचाने के लिए उसे ठिकाने लगाने से
कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। रही बात डीएनए टेस्ट रिजल्ट की, तो मैं सारा वक्त उस हमलावर के पीछे दौड़ रहा था। मेरी नजरें एक सेकेंड के लिए भी उससे हटी नहीं थी। डीएनए सैंपल बदल गए हो उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। जो इस डीएनए रिपोर्ट में लिखा है वही सच है। मयूर गुलेरिया का अनिका की तरफ एटीट्यूड काफी रूड था। मयूर गुलेरिया को लग रहा था कि आज करण अंकल की जो भी हालत है वह सिर्फ और सिर्फ अनिका की वजह से है। अनिका को देखते ही उन्हें पिछली सारी बातें याद आने लग गई थी और अनिका की मां ने उन्हें दिया हुआ धोखा भी याद आने लगा था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत पर बुरा असर हो रहा था। मयूर यह भी अच्छी तरह से जानता था कि जो कुछ भी हुआ था उसमें अनिका की कोई गलती नहीं थी, मगर जिसकी गलती थी अनिका की शक्ल हूबहू उससे मिलती थी। मयूर गुलेरिया ने आकाश और रोहित के साथ बैठी अनिका से कहा, तुम्हें मेरी काबिलियत पर बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ना तुमसे, यह आदमी ठीक मेरी नजरों के सामने था पूरा वक्त जब तक मैंने उसे पकड़ नहीं लिया। सैंपल चेंज करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम जानती नहीं मैं कितना तेज हूँ और इतने दिनों से तुम्हें छुपकर सिक्योरिटी दे रहा हूँ। अगर मैं नहीं होता तो पता नहीं। इससे पहले कि मयूर अपनी बात पूरी करता, अनिका ने मयूर से कहा, मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं। अनिका की इस बात पर आवाज ऊंची करते हुए मयूर ने कहा, मैं कोई तुम्हारी नौकरी नहीं कर रहा हूँ जो तुम मुझे फायर कर दोगी। गुलेरिया परिवार के हर सदस्य को प्रोटेक्शन देना मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे किसी भी हाल में निभाऊंगा। अनिका ने मयूर गुलेरिया को इग्नोर करते हुए आकाश से कहा, तो अब मुझे बताओ कि क्या तुम्हें पता लगा लिया है कि तुम्हारे खानदान में कौन है वह शख्स जो मेरा बायोलॉजिकल फादर है? आकाश ने अपनी एक उंगली से अपना माथा खुजलाते हुए कहा, देखो अनिका, मेरे दादाजी के 4 बेटे थे, जिनमें से करण अंकल सबसे छोटे हैं। सबसे पहले सिद्धार्थ भैया के पापा, उसके बाद मेरे पापा, उनसे छोटे राजीव चाचा। यह नाम देने के बाद आकाश ने अपनी नजरें झुका ली। अनिका अपने बायोलॉजिकल फादर का नाम आकाश के मुंह से सुनना चाहती थी, इसलिए अनिका ने आकाश से पूछते हुए कहा, बोलो, इन तीनों में से कौन है मेरे बायोलॉजिकल फादर? आकाश ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हमने पहले 2 भाइयों की डीएनए रिपोर्ट्स तुम्हारे सैंपल के साथ मैच करवा ली है। पहले से तुम उन दोनों की बेटी नहीं, रह गए सिर्फ राजीव चाचा। आकाश को खामोश देखकर अनिका ने फिर से अपनी आवाज ऊंची करते हुए पूछा, आगे क्या? तुमने उनकी डीएनए रिपोर्ट निकलवाई है या नहीं? आकाश ने अपनी गर्दन ऊंची करते हुए अनिका से कहा, राजीव चाचा तुम्हारी मां के दिल्ली से गायब होने के कुछ ही दिनों बाद घर छोड़कर चले गए थे और आज तक कभी वापस नहीं लौटे। यह बात सुनते ही अनिका और रोहित दोनों हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। अनिका ने धीमी और दबी हुई आवाज में कहा, क्या इसका मतलब यह हो सकता है कि तुम्हारे चाचा राजीव गुलेरिया ही हैं? आकाश ने जवाब में कुछ कहा नहीं, मगर आकाश ने जो नहीं कहा था वह अनिका समझ चुकी थी। इतना कुछ सुनने और देखने के बाद भी अनिका को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मां करण गुलेरिया के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती थी। स्वाति जैसी औरत अगर राजीव गुलेरिया के प्यार में पड़ भी गई थी तो उसे दिल्ली छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी? अनिका की जिंदगी के साथ अब एक और नाम जुड़ चुका था। नए नाम के जुड़ते ही अनिका के मन में हजारों और सवाल पैदा हो गए थे। तब अनिका ने आकाश से पूछा, क्या मिस्टर राजीव गुलेरिया के बच्चे हैं? आकाश ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, उनकी कोई औलाद ही नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद अनिका ने आकाश से कहा, मैं मेरी और मिस्टर करण गुलेरिया के डीएनए रिपोर्ट की फिर से मैच करवाना चाहती हूँ। आकाश ने अनिका की इस बात पर सिर्फ धीमे से हामी में अपना सर हिला दिया। आकाश का रिएक्शन देखते ही मयूर ने गुस्से से कहा, आकाश, अब तुम भी इस लड़की की बात में आ गए। क्या तुम समझते हो मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया? या डीएनए टेस्ट फिर से करवाने की क्या जरूरत है? ऐसा करके तुम मेरी इतने सालों की वफादारी पर शक कर रहे हो। यह कहने के बाद मयूर गुलेरिया नाराज होकर वहां से चला गया। अंदर आकाश ने अनिका को करण गुलेरिया के 2 बाल एक पॉलीथीन बैग में डालकर दिए। अनिका गौर से पॉलीथीन बैग में रखे हुए बालों को देखने लगी। तभी आकाश ने दबी हुई आवाज में कहा, इन बालों को मैंने ही करण अंकल के सर से निकाले हैं ताकि इस बार तुम्हें पूरा विश्वास हो जाए। अनिका वह पॉलीथीन बैग लेकर रोहित के साथ वहां से जाने लगी।
स्पेशल बोर्ड के दरवाजे पर पहुंचते ही अनिका अचानक ही चलते चलते रुक गई। उसने मुड़कर फिर एक बार करण गुलेरिया की कमजोर शरीर की ओर देखा और आकाश से कहा, मैं इनका इलाज कर सकती हूँ। आकाश ने निराश होकर अपना सर झुका लिया और अनिका से कहा, करण अंकल यह एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उस हादसे के बाद उन्हें तुम्हारी मम्मी के साथ जुड़ी हुई हर बात से नफरत हो गई है। इसलिए उस मेडिकल कॉन्फ्रेंस के बाद जब तुमने मुझे अमृत टैबलेट ऑफर की थी चाचा के इलाज के लिए, तभी मैंने तुम्हें मना कर दिया था, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, वह स्वाति मल्होत्रा के साथ जुड़ी हुई किसी भी चीज को अब अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे वह चीज फिर उनकी जान क्यों न बचा सकती हो। अगर इलाज के बाद उन्हें पता चलता कि उनकी ट्रीटमेंट मल्होत्रा फार्मेसी में बनाई हुई अमृत टैबलेट से हुई है, तो वह पता नहीं अपने साथ क्या कर लेते। अपनी माँ के लिए करण गुलेरिया के मन में कितनी नफरत थी, यह बात सुनकर निराश और हताश अनिका वहां से बाहर चलने लगी। अनिका और रोहित कॉरिडोर में लिफ्ट के पास पहुंच रहे थे। तभी अनिका को ये एहसास हुआ कि कोई उन दोनों का पीछा कर रहा है। अनिका ने जब मुड़कर देखा तो पीछे मयूर गुलेरिया चलते हुए उन दोनों की तरफ आ रहा था। अनिका हैरानी से मयूर की ओर देखने लगी। कुछ देर खामोश रहने के बाद मयूर गुलेरिया ने कहा, तुम्हारी प्रोटेक्शन अभी भी मेरी जिम्मेदारी है। मयूर ने यह बात बड़ी ही एटीट्यूड में कही थी। उतनी ही एटीट्यूड से अनिका ने भी मयूर को एक हाफ स्माइल दी और रोहित के साथ वहां से चली गई मल्होत्रा हाउस। जैसे ही अनिका मल्होत्रा हाउस पहुंची, राजलक्ष्मी ने पहले से एक आदमी को करण गुलेरिया के डीएनए सैंपल कलेक्ट करने के लिए भेज दिया था। उस आदमी को डीएनए सैंपल सौंपने के बाद अनिका अपने बेडरूम में जाकर नन्ही सी रिया को गले लगाकर सो गई। अनिका की आंखों में नींद जरूर थी, मगर साथ ही साथ मन में उठ रहे हजारों सवाल अनिका को सोने नहीं दे रहे थे। सुबह अनिका ने जब अपनी आंखें खोली तो देखा कि बिस्तर पर रिया नहीं थी। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि रोज की तरह उसे जगाने में बहुत देर हो गई थी। जब फ्रेश होकर अनिका नीचे हॉल में आई तो उसने देखा सोफा पर अंजलि मामी, किशन मामा और नानी माँ के साथ शीला मौसी बैठी थी। वह सभी लोग परेशान होकर कुछ सोच रहे थे। अनिका को देखते ही नानी माँ ने कहा, अनिका बेटा, क्या अब तुम गुलेरिया परिवार के साथ गुलेरिया हाउस में रहने चली जाओगी, हम सबको छोड़कर? अनिका ने जैसे ही नानी माँ की यह बात सुनी, अनिका नानी माँ के बिल्कुल बगल में जाकर बैठ गई और उनसे कहने लगी, नहीं नानी माँ, मैं आप सबको छोड़कर नहीं जा रही हूँ, मैं यही हूँ आपके पास। इस पर अंजलि मामी ने धीमी आवाज में कहा, हाँ तो मगर कब तक? अब तुम्हें वह लोग अपने साथ ही रखेंगे और यही होना भी चाहिए। आखिर करण गुलेरिया तुम्हारे पापा हैं, तुम्हें उन्हीं के साथ रहना चाहिए। अनिका ने अंजलि मामी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं नहीं मामी, ऐसा नहीं है, करण गुलेरिया मेरे पापा नहीं हैं। अनिका की यह बात सुनकर सभी लोग हैरान होकर अनिका को देखने लगे। फिर कुछ देर बाद किशन मामा ने अनिका से कहा, अरे मगर कल की पार्टी में सबके सामने करण गुलेरिया ने तुम्हें गुलेरिया परिवार की बेटी कहा था, इसलिए तो सीधा मतलब यही हुआ न कि तुम करण गुलेरिया की बेटी हो। और फिर उन्होंने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी तो दिखाए थे। अनिका जानती थी कि सारी बातें काफी कॉम्प्लिकेटेड थी, मगर अनिका अपने परिवार से सच्चाई छुपाना नहीं चाहती थी। अनिका ने नानी माँ की ओर देखते हुए कहा, उनका कहना है कि करण गुलेरिया मेरे पापा नहीं बल्कि मेरे चाचा हैं। अनिका की ऐसी बात सुनकर सभी को एक शौक लगा था। शीला मासी ने हैरान होकर अनिका से पूछा, अगर करण गुलेरिया तुम्हारे पापा नहीं हैं, तो फिर तुम्हारे पापा कौन हैं? अनिका ने अपनी नजरें झुकाकर धीमी आवाज में कहा, वह कहते हैं कि करण गुलेरिया के बड़े भाई राजीव गुलेरिया ही मेरे पापा हैं, माय बायोलॉजिकल फादर। राजीव गुलेरिया का नाम सुनते ही किशन मामा, अंजलि मामी और शीला मासी चौंक गए। यहाँ तक कि शीला मासी अपनी जगह से खड़ी हो गई। नानी माँ यह सारी बातें सुनने के बाद बिल्कुल टूट सी गई थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने दबी हुई आवाज में अनिका से कहा, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी, मैं क्या कह सकती हूँ अपनी बेटी के बारे में। मैंने अपनी आंखों से देखा था करण और स्वाति में बहुत प्यार था। फिर स्वाति को अचानक करण के भाई राजीव से कैसे प्यार हो गया? मेरी बेटी ने इतना बड़ा धोखा दिया किसी को, यह बात तो मैं सोच भी नहीं सकती।
स्वाति का रिश्ता राजीव के साथ था। अभी नानी माँ आगे कुछ कहने जाती उससे पहले शीला मासी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, झूठ है यह सब, ऐसी हो ही नहीं सकता। स्वाति का राजीव के साथ रिश्ता कैसे हो सकता है? किशन मामा और अंजलि मामी ने भी शीला मासी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, शीला बिल्कुल ठीक कह रही है, यह नहीं हो सकता। अनिका इन तीनों की बात सुनकर हैरानी से शीला मौसी की ओर देखने लगी। अनिका ने शीला मासी से पूछा, मगर आप यह दावे के साथ कैसे कह सकती हैं? शीला मासी ने अनिका से कहा, अरे क्योंकि राजीव। शीला मासी आगे कुछ कह नहीं पा रही थी। अपनी बात बदलती हुई शीला मासी ने अनिका से पूछा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि करण गुलेरिया तुम्हारे पापा नहीं है? अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, उन्होंने मुझे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाई है, उसे साफ नजर आ रही है कि करण गुलेरिया मेरे चाचा हैं। शीला मासी ने इस बात पर जवाब देते हुए कहा, हो सकता है कि करण गुलेरिया तुम्हारे चाचा हो, मगर राजीव के अलावा भी तो उनके 2 और भाई हैं। हो सकता है तुम उनमें से किसी की बेटी हो। और फिर गुलेरिया परिवार बहुत बड़ा है, करण गुलेरिया के कई कजन्स भी हैं, हो सकता है उनमें से कोई तुम्हारे पापा हो। शीला मासी जिस तरह से बातें कर रही थी, अनिका को ऐसा लगा जैसे शीला मासी जरूर कोई ऐसी बात जानती थी जो इस वक्त सबके सामने नहीं कह रही थी। फिर शीला मासी ने टॉपिक बदलते हुए कहा, चाहे जो कुछ भी हो, तुम गुलेरिया परिवार की हिस्सा हो अब, और करण गुलेरिया कोई छोटा मोटा आम आदमी नहीं है। रोहित मारवा और आकाश गुलेरिया से पहले दिल्ली में कोई सबसे पावरफुल बिजनेस हेड था तो वह सिर्फ और सिर्फ करण गुलेरिया था। उसके दिमाग की ताकत को जानती नहीं हो तुम? अगर वह किसी से जी जान लगाकर प्यार कर सकता है तो दुश्मनी भी कर सकता है। मुझे लगता है कल तो जानबूझकर उसने सबके सामने तुम्हें गुलेरिया परिवार का हिस्सा बताया है। जरूर गुलेरिया खानदान के मन में ऐसा कोई प्लान है जो इस वक्त हमें साफ नजर नहीं आ रहा है। अंजलि मामी ने परेशान होकर शीला मासी से पूछा, यह किस तरह के प्लान की बात कर रही हो तुम? शीला, मुझे बहुत फिक्र होने लगी है अब अनिका की। शीला मासी ने सोचते हुए कहा, मुझे पता नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकती, मगर कुछ भी हो सकता है। जरूर इस बात को सबके सामने कहने से उन्हें कोई न कोई फायदा जरूर होगा। आखिर वह एक बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली है। एक कारण यह भी हो सकता है कि उन्हें जब पता चला होगा कि अनिका और रोहित मारवा किसी तरह के रिश्ते में है तो उन्होंने अनिका को अपना लिया होगा, ताकि अनिका और रोहित का रिश्ता जोड़कर वह लोग इसे एक पॉलिटिकल मैरिज की तरह यूज करें, जिससे उनके ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को मार्केट में और ज्यादा बूस्ट मिले। शीला मासी की यह बात सुनकर अंजलि मामी और किशन मामा को अनिका के लिए और ज्यादा चिंता होने लगी, क्योंकि उन्हें भी यह बात बिल्कुल सच लग रही थी कि गुलेरिया परिवार सिर्फ और सिर्फ बिजनेस और प्रॉफिट के बारे में सोचने वाला परिवार था। हो सकता है वह अनिका का किसी तरह इस्तेमाल करना चाहते हों अपने फायदे के लिए। वहाँ अनिका भी यही सोच रही थी कि शीला मासी आखिर क्या कहना चाहती थी। क्या राज छुपा था उनके दिल के अंदर जो 25 साल पहले हुई सारी घटनाओं पर से पर्दा उठा सकता था? शीला मासी की हड़बड़ाहट देखने के बाद अनिका गौर से शीला मासी के रिएक्शंस देखने लगी। शीला मासी की आंखों में अनिका के लिए चिंता भी नजर आ रही थी। शीला मासी अपनी जगह से उठकर अनिका के पास आकर बैठ गई और अनिका से कहने लगी, देखो, अब तो रोहित ने सबके सामने तुम्हारी रिलेशनशिप के बारे में ऐलान कर दिया है, मगर तुम इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ो उससे पहले कुछ चीजें जान लेना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। यह मत भूलना कि मारवा खानदान कोई छोटा मोटा खानदान नहीं है, बहुत बड़े लोग हैं। वह रिश्ता जोड़ने के बाद एक ही पल में उसे तोड़ देना उन लोगों के लिए बहुत आम बात है। अंजलि मामी ने अपना एक हाथ शीला मासी के हाथ पर रख दिया और इशारे से शीला मासी को शांत रहने को कहा, मगर शीला मासी अपनी बात आगे बढ़ाती हुए कहा, देखो अनिका, शादी के बाद तुम्हें मारवा हाउस में जाकर कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले यह कि रोहित मारवा की माँ मारवा हाउस में उनके साथ नहीं रहती। वह यहाँ से कहीं दूर काफी सालों से अकेली रहती हैं और मैंने यहाँ तक सुना है कि उस औरत के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। कहा जाता है कि रोहित की माँ इतनी पत्थर दिल और इमोशनलेस है कि उसे अपने बेटे तक के प्यार नहीं। मगर रोहित मारवा एक बेटा होने का फर्ज अच्छी तरह निभा रहा है। तुम बस किसी तरह से रोहित की माँ से मत उलझना, हो सकता है इससे तुम्हारे और रोहित के रिलेशनशिप पर असर पड़े।
शीला मासी जब अनिका को यह सारी बातें अनिका की भलाई के लिए समझा रही थी, तो वह यह नहीं जानती थी कि जिस औरत से बचकर रहने की सलाह वह अनिका को दे रही थी, दरअसल वह मिसेज आयशा मारवा अनिका की बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी। अपनी बात को आगे बढ़ाती हुई शीला मासी ने अनिका से कहा, और दूसरी सबसे जरूरी बात, रोहित अपने बेटे आर्यन से बहुत प्यार करता है। तुम अगर रोहित के साथ शादी करके मारवा हाउस में जाती हो तो तुम आर्यन की सौतीली माँ कहलाओगी। बस किसी भी तरह तुम्हें आर्यन का दिल जीतकर उसे भी वही प्यार देना है जो एक सगी माँ अपने बेटे को देती है। वह लड़का बचपन से ही बिना माँ के पला है। अगर तुम्हारी कोई भी बात उन्हें उसके नन्हे से दिल को हर्ट कर देगी तो हो सकता है उसे तुम्हारे साथ रहना पसंद ना आए, और अगर ऐसा हुआ तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि रोहित को तुम में और आर्यन में चुनना पड़ा हो तो वह आर्यन को ही चुनेगा। इस बात पर मुस्कुराते हुए अंजलि मामी ने शीला मासी से कहा, शीला तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, आर्यन को अनिका सौतेला प्यार कभी नहीं देगी। अंजलि मामी की बात काटते हुए शीला मासी ने कहा, तुम समझ नहीं रही अंजलि, प्यार सौतेला नहीं होता पर रिश्ते तो होते हैं। शीला मासी की इस बात पर किशन मामा भी मुस्कुराने लगे। किशन मामा और अंजलि मामी का रिएक्शन देखकर शीला मासी हैरान रह गई और अनिका की ओर देखकर कहने लगी, यह इन दोनों को क्या हो गया है, ऐसी बातों पर भला कौन मुस्कुराता है। अनिका ने धीमी आवाज में शीला मासी को समझाते हुए कहा, वह इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आर्यन मेरा सौतेला बेटा नहीं है, बल्कि मैंने खुद जन्म दिया है आर्यन को। आर्यन और रिया दोनों ट्विंस हैं। जो झटका अंजलि मामी और किशन मामा को लगा था वैसा ही झटका शीला मासी को भी लगा जब अनिका ने उसे सब कुछ समझाया। सब कुछ समझाने के बाद एक गहरी सांस छोड़ती हुई शीला मासी ने अनिका से कहा, क्या किस्मत पाई है तुमने, इतने सालों बाद तुम्हारे बच्चों का बाप मिला, और वह कौन निकला, द फेमस बिजनेस टाइकून रोहित मारवा। इससे पहले कि शीला मासी अपनी बात आगे बढ़ाती थी, एक नौकर हॉल में आया और किशन मामा से कहने लगा, साहब मिस्टर गुलेरिया आपसे मिलने आए हैं। यह बात सुनकर किशन मामा, नानी माँ और अंजलि मामी हैरान रह गए। किशन मामा ने खड़े होकर नौकर से कहा, भेजो उन्हें अंदर। अंजलि मामी ने नानी माँ को सहारा देते हुए उन्हें कंधों से पकड़ लिया। अंजलि मामी अच्छी तरह जानती थी कि नानी माँ समझ चुकी थी कि जरूर गुलेरिया परिवार से कोई उनकी अनिका को गुलेरिया हाउस ले जाने आया है। जैसे ही मल्होत्रा परिवार ने आकाश गुलेरिया को अंदर आते हुए देखा, सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। किशन मामा ने आकाश से पूछा, मिस्टर आकाश गुलेरिया आप यहाँ? आकाश ने किशन मामा को बड़ी ही पोलाइटली जवाब देते हुए कहा, जी मैं यहाँ अनिका को अपने साथ घर ले जाने आया हूँ। आकाश ने बिल्कुल वही किया था जिसका मल्होत्रा परिवार को डर था, मगर किशन मामा और अंजलि मामी यह बात अच्छी तरह जानते थे कि अब यह मामला गुलेरिया परिवार और अनिका के बीच का था। मल्होत्रा परिवार का इंटरफेरेंस अब ठीक नहीं रहेगा। हैरान अनिका ने आकाश गुलेरिया से कहा, मगर क्यों? मैं क्यों वहां पर जाऊं? मैं यहीं पर खुश हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अनिका की यह बात सुनकर नानी माँ की जान में जान आ गई। उनकी अटकी हुई सांसें फिर से चलने लगी। इतने सालों बाद मिली अपनी नवाजी को वह फिर से खोना नहीं चाहती थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद आकाश गुलेरिया ने किशन मामा से कहा, देखिए मैं जानता हूँ कि आप सभी अनिका के साथ इमोशनली अटैच होंगे, मगर बात दरअसल यह है कि अब अनिका का यहाँ रहना सेफ नहीं है। आकाश की बात सुनकर सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। आकाश ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, रोहित मारवा ने सबके सामने अनिका के साथ अपना रिलेशनशिप अनाउंस किया है, और अब लोग यह भी जानते हैं कि अनिका गुलेरिया परिवार की हिस्सा है। तो न सिर्फ रोहित के दुश्मन बल्कि गुलेरिया खानदान के दुश्मन भी अब अनिका पर नजर बनाए हुए हैं। वह किसी न किसी तरह अनिका के जरिए मारवा खानदान और गुलेरिया खानदान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिसमें अनिका की जान को खतरा भी हो सकता है। आकाश गुलेरिया की यह बात सुनकर किशन मामा और अंजलि मामी परेशान नजर आने लगे। आकाश ने अनिका की ओर देखते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा, देखो अनिका, मयूर और उसकी टीम तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए तैनात की गई है, मगर अभी अभी मयूर ने हमें यह न्यूज दी कि पार्टी से निकलने के बाद तुम पर
कहीं लोगों ने नजर बनाई रखी है। खतरा चारों तरफ से है। वहाँ गुलेरिया हाउस में सिक्योरिटी के बीच तुम बिल्कुल सेफ रहोगी। आकाश की यह बात सुनकर किशन मामा और अंजलि मामी को अब लग रहा था कि अनिका और नन्ही सी रिया की सेफ्टी के लिए उन्हें गुलेरिया हाउस ही जाना चाहिए। मगर अनिका के चेहरे से लग रहा था कि वह किसी भी कीमत पर गुलेरिया हाउस जाने को तैयार नहीं थी। आकाश ने धीमी आवाज में अनिका के पास आकर कहा, देखो अनिका, गुलेरिया हाउस पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना मेरा और सिद्धार्थ भैया का। बात यहाँ सिर्फ सिक्योरिटी की नहीं, वह घर तुम्हारा है, तुम्हारा घर पर के साथ रिश्ता है। और जब अब यह बात सबको पता चल गई है, उसके बावजूद अगर तुम अपने घर नहीं आई तो लोग समझेंगे कि जायदाद में बंटवारा ना हो जाए, इसलिए मैंने तुम्हें घर से दूर ही रखा। हालांकि आकाश गुलेरिया ने यह बात बहुत लाइटली कही थी, मगर किशन मामा, अंजलि मामी और नानी माँ आकाश गुलेरिया की बात को अच्छी तरह समझ सकते थे। उन्हें आज अपने बड़े बुजुर्गों की वह बात याद आने लगी जो हमेशा कहा करते थे कि छोटे परिवारों में हमेशा छोटी मुसीबतें आती हैं और बड़े परिवारों में बड़ी मुसीबतें। अनिका अब यह बात अच्छी तरह जानती थी कि बात सिर्फ उसकी सेफ्टी की नहीं थी, यह बात रिया की सेफ्टी की भी थी। कुछ देर सोचने के बाद अनिका ने आकाश से कहा, मगर क्या आपकी अंकल करण गुलेरिया को यह बात मंजूर होगा कि मैं एक ही छत के नीचे उनके साथ रहूं? एक हल्की सी मुस्कान देते हुए आकाश ने अनिका से कहा, यहाँ पर मैं उन्हीं के कहने पर आया हूँ।